3-4 महीने मैंने गाड़ी ही चलाई और कुछ करा ही नहीं है क्योंकि मैंने बताया ना कि ये मेरा 15 दिन में लिया गया डिसीजन नहीं था। मैंने 4-5 महीने काफ़ी रिसर्च करी गाड़ियों पे, तो मेरे हिसाब से लोग भी लेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना इसके सेल्समैन की तरह साउंड नहीं करना चाहता। मैं बहुत रियली बताना चाहता हूँ कि एयर प्यूरीफायर के फ़ायदे सर कोई फ़ायदा नहीं है, तो बकवास है। बाकी सेल्टोस 3 स्टार लेके आई, आपका क्या कहना है? सर वो थोड़ा उसने दुखी करा, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो 5 नहीं तो 4 तो लेके आएगी, 4.5 तो लेके आएगी। कोई तो चीज़ है जो फैमिली को क्लोज रख रही है। तो फ्रेम में आप जो गाड़ी देख रहे हो ये है किया की सोनेट, आप सबकी चहेती गाड़ी। काफ़ी प्यार दे रहे हो आप इस गाड़ी को, काफ़ी अच्छी खासी सेल्स है इस गाड़ी की और गाड़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। और इस सेगमेंट में इतनी सारी गाड़ियां हैं, हर एक मैन्युफैक्चरर इसमें जो है अपना बेस्ट प्रोडक्ट ला के दे रहा है, काफ़ी अभी आ भी रहे हैं। लेकिन भाई साहब ने ये गाड़ी सेलेक्ट करी, निशांत हैं, ये दिल्ली से हैं, तो बड़ा ही मुश्किल हो गया होगा इनके लिए इस गाड़ी को सेलेक्ट करना। क्या क्या परेशानियां इन्होंने झेली, किन किन गाड़ियों को चला कर देखा और इस गाड़ी को सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। और परेशानी थोड़ा सा तब ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी जब आप 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, क्योंकि 15 लाख के अंदर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ना सिर्फ कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज एसयूवी वगैरह भी आ जाती है। ठीक है, तो निशांत भाई इसी के ऊपर क्यों गए और ये कब ली? जी, ये अक्टूबर 2020 में ली थी। मेन रीज़न था कि हमें एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए थी, पेट्रोल ऑटोमेटिक, ये एक मेन क्राइटेरिया था। तो फिर देखा कि बाज़ार में क्या क्या अवेलेबल है। उस समय अवेलेबल थी वेन्यू, नेक्सन, फोर्ड इकोस्पोर्ट्स, ये जो कि बस आई चुकी थी, आने वाली थी, और XUV 300। XUV 300 में पेट्रोल ऑटोमेटिक नहीं आता, सिर्फ डीजल ऑटोमेटिक आता है, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे थी कि देखेंगे उसे। बाकी गाड़ियाँ ट्राई करी, दोस्तों के पास है, उनके थ्रू भी, और टेस्ट राइड वगैरह भी ली। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले टेस्ट राइड ली फोर्ड इकोस्पोर्ट्स की। मेरे ख्याल से आज भी उस सेगमेंट में इससे बढ़िया रीएश्योरेंस फील देती है वो। उसके साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि 2012 से वो वैसी ही दिखती है आज 2020 में भी। अब आज की डेट में एक बंदा अगर 15 लाख रुपए लगा रहा है, मिडिल क्लास बंदा, हमारी कोई तीसरी, चौथी, पांचवी गाड़ी तो है नहीं है, तो आदमी सोचता है एक फ्रेश लुक आए, क्योंकि आपने 7, 8, 10 साल रखनी है गाड़ी को। सेकंड उसका रीज़न ये था कि उसमें जो ऑटोमेटिक है वो 1.5 लीटर फुली एस्पिरेटेड, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। तो उसकी जो माइलेज है, जो मैंने फीडबैक मिला है दोस्तों वगैरह से, वो 9-10 बड़ा रो के है। मतलब आप जितना मर्जी लाइट फुटेड चला लो, 1100 ऊपर दे ही नहीं सकती ऑटोमेटिक। सेकंड था, हमने देखा जी नेक्सन भी अगेन अच्छी गाड़ी है, बट जो उसका ऑटोमेटिक वेरिएंट था, मेरे को उसमें थोड़ी सी जर्क महसूस हुआ। जो उसका रेवोट्रॉन या रेवोट्रॉन ही इंजन है शायद, जो भी है, मेरे को जब जो गियर चेंजेस हो रहे थे, इवन उसमें भी 3 मोड आते हैं, स्पोर्ट्स मोड में भी, उसमें मेरे को मतलब महसूस हुआ। ऐसा नहीं कि इसमें महसूस नहीं होता, उसमें मेरे को ज़्यादा महसूस हुआ। तो मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, मैंने कहा शायद इस डीलर के पास जो गाड़ी होगी, मे बी वो काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं करवाई, क्योंकि टेस्ट ड्राइव की गाड़ी है। मैं दूसरे डीलर के पास भी गया और सेम एक्सपीरियंस था। फिर तीसरी गाड़ी आई वेन्यू सर, मेरे को बिल्कुल ही शक्ल नहीं पसंद आती उस गाड़ी की। वो एक ना पर्सनल टेस्ट वाली बात है। उसकी बैक साइड अगर आप देखो, ऐसा लगता है कि मारुति अल्टो से भी छोटी लाइटें हैं, पता नहीं क्या सोच के बनाया गया है वो। हैचबैक टाइप की लगती है पीछे से। एक्चुअली देखा जाए तो टिपिकली ये और वेन्यू ऑलमोस्ट सेम है, पर जब आप साथ के साथ भी खड़े हुए देखोगे ना, ये बहुत हैवी फील देती है और वो बहुत बच्ची गाड़ी लगती है साथ के साथ में भी। तो वो इसलिए वो आउटराइट रिजेक्ट हो गई। फिर हम XUV 300 भी देखने गए, ये भी जान के कि उसमें डीजल ऑटोमेटिक है। फिर भी हमने सोचा कि एक मलाल ना रह जाए कि भाई एक चीज़ नहीं देखी। बट मेरा रिक्वायरमेंट डिक्की स्पेस का बहुत तगड़ा है, बहुत हैवी है, और मेरे को डिक्की स्पेस चाहिए होती है, और उसमें डिक्की स्पेस बिल्कुल नहीं है। हालांकि उसमें उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो बैक सीट स्पेस है वो बहुत ह्यूज है, बट मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम सिंगल हैंडल्ड ड्राइव होती है, या 2 आगे मियाँ बीवी, तो वो मेरे पर्सपेक्टिव में आई नहीं। फिर इसकी टेस्ट ड्राइव ली, टॉप मॉडल की ही ली थी हमने टेस्ट ड्राइव। काफ़ी अच्छा लगा। इसके कई फीचर्स थे ऐसे जो इंडस्ट्री फर्स्ट थे, जैसे फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स थी, बोस के स्पीकर्स थे, और इसमें क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सब चीज़ें भी थी। काफ़ी मतलब ड्राइव इसकी 2-3 बार ड्राइव लेने के बाद फैमिली वगैरह को भी यही पसंद आई। एक तो इसकी फ्रेश अपील थी, भाई आगे 7-8 साल रखना है तो कम से कम चीज़ भी नहीं है,
तो इसलिए फिर ये फाइनली घुमा फिरा करके आपका जो पूरा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हाँ। थी वो ये गाड़ी पूरा कर रही थी। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट थी, पर जो जितने भी समीकरण थे ना, थोड़ा ये थोड़ा वो जो रिक्वायरमेंट थी वो ये गाड़ी पूरा कर रही थी। जब फैमिली को लेके घूमते हो 5 लोग इसमें जब बैठ के चलते हैं तब स्पेस की शिकायत नहीं होती है फैमिली को? सर मैं आप शायद अपनी फैमिली को लेके बैठोगे तो आपको होगी शायद, क्योंकि आप 6 फुट एंड अबव हो। मेरी फैमिली ना 5 फुट 8 इंच पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं अगर अपनी फैमिली के कंटेक्स्ट से बताऊं तो बिल्कुल भी हमें स्पेस की क्रंच नहीं महसूस होता, क्योंकि फिर सबने अपने हिसाब से देखनी है। तो मैंने अपने हिसाब से देखी तो बिल्कुल क्रंच महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करी, पीछे वाइफ बैठी हुई थी, बेटियाँ बैठी हुई थी, पेरेंट्स को भी लेके गया था, तो बिल्कुल कूल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उस हिसाब से फिर हमें महसूस नहीं हुआ वो चीज़। तो ये क्या आपकी पहली कार है क्या ये? नहीं सर, ये थर्ड कार है मेरी। पहले कौन सी गाड़ी चला चुके हैं? पहले मैंने मेरी फर्स्ट गाड़ी थी फोर्ड फिएस्टा क्लासिक पेट्रोल। वो मेरे पास अभी भी है और मेरे को लगता है उस जैसी गाड़ी पता नहीं बनाई क्यों नहीं है बाद में अगेन फोर्ड ने। आज भी आ जाए तो मैं खरीद लूँ, इतनी बढ़िया गाड़ी है, चलाने में मज़ा आता है। सेकंड गाड़ी थी जो कि मेरी मेन कम्यूटर गाड़ी है, वो है हुंडई ग्रैंड i10 डीजल। वो मेरी मेन कम्यूटर है क्योंकि वो 6 साल में मैंने 75-80 के करीब चला भी दी है 1000 किलोमीटर, तो वो डीजल इसलिए ली थी। थर्ड गाड़ी ये मैंने ली है कि लॉन्ग वीकेंड्स फैमिली के साथ जाना, और अदरवाइज़ भी क्योंकि वाइफ ऑफिस जाती है, उसका ऑफिस 20-22 किलोमीटर पड़ता है वन साइड, तो मैं चाह रहा था कि ऑटोमेटिक गाड़ी हो तो उसके लिए भी ड्राइव में ईजी रहेगा। 15 लाख के अंदर जो लोग बाग हैं दूसरी गाड़ियों के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो ऐसा क्या है कि भैया उनको आप ये सजेस्ट करो कि भैया ये गाड़ी आप ले सकते हो 15 लाख में? क्योंकि देखिए, अभी बोला भी था रोहित ने कि 15 लाख में और भी ऑप्शन है, इससे एक सेगमेंट ऊपर के ऑप्शन भी हैं। एग्जैक्टली, तो मैंने वो भी टटोले थे। मैंने 15 लाख में, अच्छा पहले मेरा जो बेसिक क्राइटेरिया था वो सेम था, मेरे को चाहिए थी पेट्रोल ऑटोमेटिक। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट उसकी, तो नेक्स्ट अगर मैं इसका ऊपर वाला लगा रखे हैं आपने। हाँ, वो सर वो फिल्टर ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपना बेसिक क्राइटेरिया अगर हटा दूं कि नहीं पेट्रोल ऑटोमेटिक से मैं मैनुअल में आ जाऊं, तो फिर तो मैं कुछ भी लूं। आपने इतनी रिसर्च एक्चुअल में करी थी पहले? मैं सर सारी चीजें जो हाँ आपके दिमाग में थी 3-4 महीने मैंने गाड़ी ही चलाई है और कुछ करा ही नहीं है। बहुत अच्छी बात अच्छी है। बात है। तो वो था मेन क्राइटेरिया। फिर अगर उस क्राइटेरिया में देखूं तो मेरे को सेल्टॉस और क्रेटा जो मेन है इससे एक सेगमेंट ऊपर, उसमें मेरे को पेट्रोल ऑटोमेटिक में मिल रहा था IVT इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। और जाहिर सी बात है गाड़ी इससे बड़ी है तो भारी भी है हल्की सी। जब आप वो चलाओ और विज़ आप ये चलाओ ना, तो आपको फ़र्क महसूस होता है। वो आपको दबी हुई महसूस होती है थोड़ी सी गाड़ी, मतलब उसमें उतना स्टीम नहीं है जितनी इसमें है। इसके स्पोर्ट्स मोड में तो आप चला लो तो खैर बात ही अलग हो जाती है। ये वही बात हो जाती है जैसे हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, सेल्टोस IVT चला रहे थे, उसमें प्राइस टू परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बहुत कम है उसमें। वो सर ज़्यादा पैसा आपसे ले लेते हैं लेकिन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मिलती नहीं है उस गाड़ी में। तो हम जब 1-2 महीने पहले, मतलब इस गाड़ी से जस्ट खरीदने से पहले हम एक टूर वगैरह पे गए थे, तो मैं किसी एक दोस्त की गाड़ी मैंने ट्राई करी थी। उसके पास क्रेटा IVT थी, लास्ट ईयर का मॉडल 2019 का। तो जब मैंने उसे चलाई और हम पहाड़ों में थे, हम जा रहे थे, तो मतलब उसमें जान नहीं थी, मतलब वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। और वो मतलब थोड़ा स्टीप उस पर मेरे को बार बार मैनुअल इंगेज करके और गियर डाउन करके उसे चढ़ाना पड़ रहा था। मतलब ऑटोमेटिक में गाड़ी हेजिडेंट थी स्टीप चढ़ाइयों पे। तो वो सबको देखते हुए फिर मैंने कहा कि यार बड़ी गाड़ी ले लो और इंजन छोटा सा हो, क्या फ़ायदा उसका। इसको लेके गए हो कभी? हाँ, इसको लेके गया हूँ मैं। इसको लेके मैं मुक्तेश्वर गया हूँ, काफ़ी ऑफ रोडिंग भी थी वहाँ पर, काफ़ी अच्छी चढ़ाई भी थी। और बीच में दिल्ली से जाते हुए रामनगर में रास्ता भी बहुत ही ख़राब सड़क है, कोई दिक्कत नहीं थी। और मैंने ऑलमोस्ट इसको फुली ऑटोमेटिक में चलाया है। और दिल्ली से मुक्तेश्वर एंड बैक कुल मिला के कुछ नहीं तो 750 किलोमीटर के आसपास था। और इसने एंड टू एंड मेरे को 15.5 की एवरेज दी है। अच्छा, एक और बात है कि ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स मोड के अंदर ही चलाते हैं। हाँ। और उसके बावजूद 15-16 के आसपास की माइलेज ये निकाल दें। क्या आप रोहित को टिप्स देंगे? नहीं सर, ये तो पर्सनल प्रेफरेंस है। मेरे को एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त हैं जो काफ़ी खास हैं, जो कि बेसिकली इनकी गाड़ियों की R&D में है। खैर वो GM वगैरह में है। उन्होंने मेरे को बोला था कि यार पता है ये मोड चेंज करने से सिर्फ गियर रेशो चेंज नहीं होता, इससे चेंज करने से जो हमारी टोटल आउटपुट और डिलीवरी है ना, वो भी चेंज होती है। उसने मेरे को ये बताया, हालांकि वो किया में काम नहीं करता, बट उसने अपना एजुकेटेड गेस लगाया कि ये इको मोड में 80 bhp, नॉर्मल मोड में 100 bhp और स्पोर्ट्स मोड में इसकी जो फुल पावर है 120 bhp डिलीवर करती है। और वो आप महसूस भी करोगे अगर आप नॉर्मल, अगर आप सड़क पर जा रहे हो, आप देख रहे हो कि आपका 6th गियर लगा हुआ, D6 मतलब जो इसका ऑटोमेटिक लगा हुआ, एंगेज लगा, उसी समय अगर आप स्पोर्ट्स दबा दो तो गियर डाउन नहीं होता। या तो हो गया ना कि D5 हो गया, वो D4 हो गया, वो गियर डाउन नहीं होता, लेकिन उसी गियर में आपको एकदम से पंच मिलता है। दैट मीन्स पावर डिलीवरी कहीं से तो आ रही है, या तो गियर डाउन हो या इंजन पावर
तो वो है इसमें। और फिर सर वो बात ये है ना कि वो फोर्ड फिएस्टा ने ना आदत ख़राब करी हुई है तो वो पंजे में खड़े होने वाले। हाँ हाँ तो वो एक आदत की बात भी है, तो इस कारण मैं स्पोर्ट्स मोड में ही चलाता हूँ ये। जो मोड्स होते हैं वो मैप होते हैं एक तरीके के, जब आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो चेंज हो जाते हैं, उसी हिसाब से परफॉर्म करती है गाड़ी। और मान लो आप इको मोड में 5 सेकंड आप एक्सीलेटर को दबा रहे हैं, तब आपकी स्पीड 40 तक पहुंच रही है, और स्पोर्ट मोड में आप 2 सेकंड दबाएंगे तब आप 40 में पहुंच जाएंगे एकदम। फिर आप इसको जो है लाइट फुट पे चलाएंगे तो अच्छा एवरेज देगी। मतलब जो क्विक स्पीड गेन करने वाली चीज़ होती है ना, वो उस चीज़ से ज़्यादा अच्छा एवरेज भी निकाल लेती है कभी कभार गाड़ी, सिटी के अंदर खास करके। तभी तो सिटी के अंदर जो अंडर पावर्ड गाड़ियाँ होती है वो बहुत कम एवरेज देती है और हाईवे में अच्छा दे देती है। जो भी हो, मेरे को कलर बड़ा पसंद आया आपकी गाड़ी का सर ये वाइफ की चॉइस थी एक्चुअली। अच्छा हाँ, गाड़ी। और आपने वेटिंग के बावजूद 3 दिन में गाड़ी ले ली थी भाई? सर 3 वो दिन में? तो थोड़ा सा डीलर से जुगाड़बाजी हो गई थी। अच्छा तो ये होता है कि या तो आप चेक दे दो और वेट करते रहो जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर में आएगा। मैंने डीलर को पूरे पैसे ऑफर कर दिए थे। उसके अब मैं बाद डंडा डंडे की जरूरत नहीं पड़ी। डीलर को मैंने पूरे पैसे ऑफर कर दिए थे, उसने कहा कि सर मैं कल दे दूंगा। मैंने कहा कल तो मेरे पास पूरे पैसे हैं ही नहीं भाई। वो मतलब वो तो रेडी था, तो वो हो गई थी। आपने जुगाड़बाजी सोचा तो कई लोग हमको अप्रोच करते हैं, भाई साहब का नंबर दे दो। नहीं सर, वो मैंने ना पता है एक आध दोस्तों वगैरह के साथ मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। जब क्रेटा नई वाली 2020 का मॉडल आया था, उसकी भी बहुत लंबी वेटिंग थी। पर अगर आप पूरे पैसे ऑफर मतलब डीलर से चेयर टू चेयर बैठ के, और वो सेल्समैन सो नहीं, आप डायरेक्ट जीएम के ऑफिस में जाओ, क्योंकि वो सेल्समैन और उनके टीएल की बातों में मत आओ। आप डायरेक्ट जीएम के ऑफिस में जाओ, मेरे को जीएम से मिलना है, जीएम के ऑफिस में जाओ, उसको मैन टू मैन बात करो, मैंने ये मेरा आधे का चेक है, ये पकड़ो, 3 दिन में मेरे को गाड़ी चाहिए, वो आपको दिला देगा। अच्छा, एक और बात, सिर्फ वीडियो के ऊपर मत चले जाना। जब ये गाड़ी लो तो इसके अंदर बैठ करके स्पेस जरूर देख लेना, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। जब मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा था तो पीछे भैया मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा था, मेरे पैर टकरा रहे थे। बिल्कुल। अगर ये बैठेगा तो देखो क्या हाल होता है, ठीक है? तो अगर आपकी फैमिली की हाइट थोड़ी सी कम है तो आप जा सकते हैं बिल्कुल, नहीं तो फिर ये ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है। और ऐसा ही हाल इसका भी है, कौन सी है, वेन्यू का भी वेन्यू और हाल ये है। ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, बाकी सब 4 मीटर गाड़ियाँ जो आ रही हैं आपकी, चाहे नेक्सॉन हो चाहे एक्सयूवी वगैरह हो, वो थोड़ा सा बेहतर है इस मामले में। एक और बात पूछनी थी, कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी कि सब 4 मीटर के अंदर 15 लाख रुपए खर्च करना आपको सही लगा? सर सही बुरे की बात नहीं है, और ऑप्शन ही क्या थे अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि फीचर्स भी सारे चाहिए थे। और जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही इस गाड़ी के पीछे पागल हो गया था कि नहीं मेरे को यही गाड़ी चाहिए क्योंकि देखने में फ्यूचरिस्टिक दिखती है। मैंने अपने हिसाब से सब गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव वगैरह ली थी, और फिर थ्योरी ऑफ रिजेक्शन से फिर एक यही बचा, घूम फिर के इसी में आना हाँ पड़ा। घूम फिर के इसी में आना पड़ा। हालांकि मैं अभी ऐसा से भी डिस्कस कर रहा था, मेरे को इसका टॉप एंड और वेन्यू का टॉप एंड में लाख रुपए का फ़र्क है। बट इसमें 2-3 फीचर्स ऐसे हैं जो यूज़ करें तो जस्टिफाइड हैं, ना यूज़ करें तो वो बेकार हैं। जैसे कि फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, अब अभी सर्दियों का टाइम है तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, पर गर्मियों में है वो बढ़िया चीज़ है। बोस के स्पीकर्स हो गए और ये ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स हो गए। अब कई लोग कहेंगे मैंने सिटी में ही ड्राइव करनी है, मैं ट्रैक्शन कंट्रोल का क्या करूँगा, या फ्रंट वेंटिलेटेड सीट एसी इतना बढ़िया है मैं क्या करूँगा। तो वो बात यही है कि सर यूज़ करो तो अच्छे हैं वो फीचर्स, और ना यूज़ करो तो आप जो मर्जी करते रहो उनका। आपने सोचा 7-8 साल गाड़ी चलानी है, 1 लाख रुपए से एग्जैक्टली, क्या फर्क मेरा वही पड़ता था है? कि क्योंकि 7-8 साल तो रखनी ही रखनी है गाड़ी, मे भी 10 साल भी रखनी है, तो वो 1 लाख रुपए अगर 7 साल के पीरियड में देखे जाए तो उतने मायने नहीं रखते कि आप 2 साल बाद क्रिप करो यार, फिर किसी दोस्त की गाड़ी में बैठो यार। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसी भी चीज़ नहीं है जो आप आफ्टर मार्केट लगवा लो आराम से। हाँ, ये तो है। स्पीकर्स वगैरह तो आप लगवा सकते हो। तो इसलिए फिर यही एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया लगती कि तो बड़ी साइलेंट होगी आपको ये गाड़ी। मेरी फोर्ड फिएस्टा ज़्यादा साइलेंट है इससे। ये 3 सिलेंडर है ना, एक्चुअली क्या है ना कि इस सेगमेंट में देखा जाए तो या तो आप 3 सिलेंडर में चले जाओ टर्बो में, या 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड में आ जाओ, तो वो गिव एंड टेक हो जाता है। उन दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन में राइड क्वालिटी कैसी लगी आपको इस गाड़ी की? स्टिफ है, बहुत स्टिफ है। इसकी जो राइड क्वालिटी अगर मैं वेन्यू से ही कंपेयर करूं तो बहुत स्टिफ है, पर स्टिफ होने के कारण, क्योंकि मेरा इसका मेन रीज़न था लॉन्ग ट्रिप्स के लिए यूज़ करना, तो हाईवे पे तो एकदम चिपक के चलती है और आपको बहुत रिश्योरिंग फील देती है। बल्कि आप इसके स्पोर्ट्स मोड में डाल देते हो तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसका जो स्टीयरिंग है वो भी हैवी हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग लाइट रहता है स्पोर्ट्स मोड में, तो वो भी हैवी हो जाता है उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए। वेन्यू अगर मैं देखूं और सिमिलरली अगर मैं क्रेटा देखूं तो वो काफ़ी, उसका जो सस्पेंशन है काफ़ी डैम्प है।
तो वो आपको गड्ढों में ना बड़े आराम से निकलवा जाएगी, बट उसमें जो बॉडी रोल है वो ज़्यादा है क्योंकि वो थोड़ी डैम्ड है। ये स्टिफ है तो इसमें बॉडी रोल बिल्कुल कंट्रोल्ड है और बिल्कुल एरो की तरह जाती है। बिल्कुल। तो वो आपका क्या यूजेज है उस पर भी डिपेंड करेगा। क्रेटा और सेल्टोस में भी यही अंतर है मोटा मोटा। हाँ, वो यही है। सेल्टोस जो है थोड़ी सी ये सेल्टोस से भी ज़्यादा स्टिफ है, ये सेल्टोस से भी 1 पॉइंट ज़्यादा स्टिफ है। अगर आप जब चलाओगे तो आपको लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने 15 लाख रुपए लगा दिए अब उसको जस्टिफाई कर रहे हो किसी तरीके से, या कोई चीज़ ऐसी हो कि हाँ यार नहीं मेरा डिसीजन सही है? मेरे हिसाब से बाकी लोग भी लेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना इसके सेल्समैन की तरह साउंड नहीं करना चाहता। मैं बहुत रियली बताना चाहता हूँ कि 15 लाख लगाने के बाद जो गाड़ी मेरे को जो मैं शायद ले सकता था वो इको स्पोर्ट्स थी। हाँ। जो कि मेरी सारी चीज़ों को फुलफिल कर रही थी। बस वो क्या कि सर 10 साल से वही चीज़ वो, और इसका माइलेज मेरे हिसाब से सर, मेरी फैमिली के हिसाब से, मेरी हाइट कट कादी के हिसाब से ये मेरी सारी उसको फुलफिल कर रही है रिक्वायरमेंट्स को। तो उस हिसाब से मैं इससे खुश हूँ क्योंकि मैंने बताया ना कि ये मेरा 15 दिन में लिया गया डिसीजन नहीं था। मैंने 4-5 महीने काफ़ी रिसर्च करी गाड़ियों पे, दोस्तों की चलाई, डीलरशिप पे गया। एक डीलरशिप पे अच्छी गाड़ी नहीं मिली तो दूसरी पे गया उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए। तो उसके बाद ना थोड़ा सिक्योर्ड हूँ कि हाँ ठीक है, अच्छा डिसीजन लिया। हो सकता है कि सबके लिए वो डिसीजन कॉमन ना हो, बट मेरे लिए वो ठीक था। बिल्कुल, आपने अपनी नीड समझनी होगी, उस हिसाब से Exactly. आपको जो है गाड़ी सेलेक्ट करनी है। इनके हिसाब से ये गाड़ी परफेक्ट है और इसको लेके खुश भी हैं जिस हिसाब से यहाँ पर बातचीत हो रही है हमारी। चलिए, अब निशान जी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो एक बार चला करके आपको बता देते हैं कि एक्चुअल के अंदर ये गाड़ी चलती कैसी है, आपको खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। बिल्कुल सर। भाई साहब, इसके बाद दिखाना, कैमरा देना। टच तो आपके भी हो रहे हैं। हाँ, टच तो मेरे भी हो रहे हैं, मतलब अगर मैं वैसी बात करूँ तो, पर ये ठीक है। मतलब अभी ये तू नॉर्मल बैठा है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मतलब मैं ऑटोमेटिक के हिसाब से बैठा हूँ। भाई साहब, एक बात बताओ, 15 लाख में आपको किन किन चीज़ों की कमी लगी? मतलब इस गाड़ी में ये भी होना चाहिए था। मेरे हिसाब से बैक स्पेस थोड़ी सी और हो सकती थी। 15 लाख रुपए में अगर किसी गाड़ी कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा फिर इसी में है। सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बिल्कुल कॉकपिट डिज़ाइन। अच्छा, इसमें ड्यूल जोन एसी है? नहीं, वो नहीं है, वो शायद एक्सयूवी में है। थोड़ा सा टर्बो लैग है इसमें। नॉर्मल मोड पे तो रहेगा, हाँ। स्पोर्ट्स पे बहुत तो मज़ा आएगा। वैसे अभी मैंने इसको स्पोर्ट मोड में कर दिया है। मैं थोड़ा सा इसका टर्बो लैग चेक करूँगा यहाँ पे। 0 कर लेता हूँ। हाँ, ये मतलब 2500 से ऊपर ही चेंज कर रही है गियर, तो क्या टर्बो लैग महसूस होगा। बट चलते हुए मैं इसको जो है ना थोड़ा सा स्लो करके फिर उठाता हूँ तो हाँ। डकार लेती है हल्की सी। बट ये रेडी रहती है। हाँ, मैं टर्बो लैग फील नहीं कराऊंगी। गियर डाउन शिफ्ट कर दिया इसने, अब उठाऊंगा। चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे इको हो, आपका जब तक 2000 से नीचे रहेगी गाड़ी ना, 2200-2300 के बाद इसमें फील हो रहा है। स्टीयरिंग थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाता है अगर आप मोड में। स्पोर्ट्स में करोगे तो वैसे भी हाँ, वेन्यूज से कंपैरेटिवली हैवी है इसका। वेन्यू को तो बिल्कुल ऐसे है कि एक उंगली से यूं घुमा लो, जो मेरे को लगा। अब झटका खाना। अभी क्या है कि एक बार टर्बो की रेंज में आ जा रही है तो बड़े ही प्यार से उठ रही है। और DCT होने का फ़ायदा ये है कि क्विक शिफ्ट हो जा रहे हैं गियर और आपको पता भी नहीं चल रहा है। मतलब 100 तक पहुंचना बड़ा बाईं हाथ का खेल है। बाकी हमिंग साउंड जैसी आ रही है वो अच्छी भी लग रही है कभी कभी। थोड़ा सा नॉइज़ बढ़ जाती है आप जब खींचते हो। साढ़े 6000 RPM में रेड लाइन है। स्पोर्ट्स मोड में पूरा 6500 के बाद जो है शिफ्ट कर रहा है गियर को। अगर आप जो है हार्ड एक्सीलरेशन करते हैं तो यहाँ पर टर्बो लैग फील हुआ काफ़ी। हाँ, बिल्कुल ही एकदम स्टॉप स्टार्ट हो गया ना। तो उसमें थोड़ा होता है। बाकी अच्छी है, चलाने में स्टेबल भी है गाड़ी, काफ़ी स्टेबल है। मैं अभी यमुना एक्सप्रेस वे में गया था, वहाँ पर काफ़ी मतलब हाई स्पीड्स पे काफ़ी स्टेबल मतलब किया ने कहा हुंडई जैसा तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। और वाकई में लुक काफ़ी अच्छा बनाया है।
पहले हम लोग सोचते थे ना जब ये आई नहीं थी मार्केट में कि यार वेन्यू के प्लेटफॉर्म में बनी है, वैसी ही होगी तो क्या फ़ायदा होगा, ना उसमें स्पेस होगा ना दिखने में होगी। बट इसने सारे जो है डाउट क्लियर कर दिया, दिखने में भी अच्छी लगती है। वेन्यू से तो सर फार बेटर है, पर्सनल ओपिनियन है, माई बी रॉन्ग, क्योंकि हर गाड़ी के अपने फैन बॉयज़ होते हैं, अपना बेस होता है, बट बिल्कुल जर्नल पर्सपेक्टिव से भी बोलो तो वेन्यू से तो फार बेटर है। अरे आपने ब्रेज़र ट्राई नहीं करी? सर मारुति पर तो जाने नहीं था। छोड़ो सर, ठीक है, मतलब एक बार चेंज बाय टॉपिक, एक बार के लिए और सुनाओ क्या हाल चाल है? एक बार के लिए एस क्रॉस सोचा था जरूर, पर वही है ना कि वो प्रोडिगी तो वही है, नेक्सा मारुति अल्टीमेटली, तो फिर वो अल्टीमेटम मिल गया था घर से। फिलहाल जो एवरेज दिखा रही है वो 12.7 की है, तो ऐसा नहीं है कि एवरेज मैं ही कम निकालता हूँ, ये भी कम निकालता है। 15 की निकाल रहे थे। मैं सर एवरेज निकालने के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, गाड़ी एंजॉय करने के आप बारे में 15 बोल रहे थे ना, ये 12 की दिखा रही है। हाँ अभी दिखा रही होगी सर। एक बार बताओ, ये जो इसका जो हॉर्न है ना बिल्कुल सेंटर में है, आपको दिक्कत नहीं आती है कभी हाँ किनारे वो पर? थोड़ा सा जब शुरू में हुआ था तो दिक्कत हुई थी, क्योंकि टिपिकली वो इधर होता है ना आपके बिल्कुल थंब पे, हाँ। इसके लिए आपको स्पेशली एक मेहनत करनी पड़ती है बीच इधर में तक आना जाने के लिए। पड़ता है। बट फिर वो थोड़ी देर चलाने के बाद आपकी मसल मेमोरी ऐसी हो जाती है कि फिर आपको आदत पड़ जाती है। तो हाँ मतलब एकदम से मतलब क्लीन ट्रांजिशन नहीं था, मतलब एक कॉन्शियस एफर्ट लगता था कि यार हॉर्न तक हाथ पहुंचना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि थंब पे नहीं है। एयर प्यूरीफायर के फायदे? सर कोई फ़ायदा नहीं है, तो बकवास है, कोई फ़ायदा नहीं है। और हुंडई में तो वो बोतल सी दे देते हैं, वो जगह भी ख़राब करते हैं। इसमें कम से कम इंटीग्रेटेड है तो उतना बेकार नहीं लगता। लेग रूम वेन्यू से अच्छा मिल रहा है मुझे इसमें, क्योंकि पीछे जो सीट ना वो उतनी ज़्यादा रिक्लाइन नहीं है। हाँ। वेन्यू की थोड़ा सा ज़्यादा रिक्लाइन है सीट। तो वो आप ऐसे बैठते हो। हाँ। तो वो है, इसमें अपराइट है ना थोड़ा सा। अब जैसे वो भाई साहब आगे बैठे हैं पूरे 6 फीट के, तो मेरे लिए तो देखो मोर देन इनफ है। मैं थोड़ा सा और आगे करके भी बैठता हूँ, मैं ज़्यादा पीछे नहीं रखता इसके ना सीट को। आपकी ड्राइविंग फिर भी तो अभी 2 इंच भी पीछे आ जाएगा ना, तो पीछे 4 इंच की जगह है। आपके लिए भी इसमें थाई सपोर्ट कम है थोड़ा, एक बार हाँ थाई सपोर्ट कम है, ये देखिए थाई सपोर्ट, लंबर सपोर्ट सबसे बेस्ट नेक्सन में है मेरे को लगा। नेक्सन की ना मेरे को जो सीटें का फैब्रिक थोड़ा पतला लगा, मतलब वो आपको अच्छे से ग्रिप करता है, अच्छी बात है ये। मतलब जैसे ये काफ़ी ये मोटा लगा है ना, उसमें ये थोड़ा सा मेरे को पतला लगा, तो शायद उस कारण वो उसको उस हिसाब से बना भी पाए हैं। ना हमें तो काफ़ी कुछ नहीं लगी उसकी सीट यार। हाँ वो फिर वो मेरा हो सकता है कि मैंने उस हिसाब से देखा ना हो, बट हाँ उसमें ये चीज़ काफ़ी आगे तक आपको मिलती है, और काफ़ी बकेट सीट्स हैं उनकी। उसमें इतना तो एक्सयूवी में भी नहीं मिलता जितना नेक्सॉन में थाई सपोर्ट मिलता है ना। बहुत अच्छा है वो। बाकी तीसरा बंदा तो मुश्किल ही है पीछे। तीसरा बंदा मुश्किल है, बच्चे आ सकते हैं बस। अच्छा। हाँ तीसरा बंदा आप देखिए ना, कुछ भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल ही करंट सिचुएशन हो जाएगी। अच्छी बात है ना भाई साहब, कोई तो चीज़ है जो फैमिली को क्लोज रख रही है। वैसे एक बात बताऊं भाई, गाड़ी के अंदर बंदी सी काफ़ी अच्छी फील है। हाँ। और ये मेरे को बहुत अखर रहा है यार। ये मैं निकाल देता हूँ। हाँ ये आप निकाल दो, परेशान कर रही है। हाँ बाकी सेल्टोस 3 स्टार लेके आई, आपका क्या कहना है? सर वो थोड़ा उसने दुखी करा, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो 5 नहीं तो 4 तो लेके आएगी, 4.5 तो लेके आएगी। और बिल्कुल क्योंकि सेम ये उसी प्रोडक्ट की भी है, तो मे बी ये भी शायद उतना लेके आएगी। अब इसका हुआ नहीं है, पता नहीं ये कितने लेके आती है, पर मोटा मोटा वही लेके आएगी। खानदान के अंदर कोई ना कोई निकम्मा निकल आता है, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है। जरूरी नहीं कि हर कोई निकले हैं। हाँ वो बड़े भाई के लक्ष्य हाँ वो आप ये जरूर कहोगे कि लेने के बाद जब सेल्टोस की रिपोर्ट आई, हाँ। तो थोड़ा सा सेटबैक जरूर हुआ, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग फार बेटर। और क्या नाम से रियली बताऊं तो मेरे कुछ ये ऐसे चीज नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। हाँ? इतना स्टिफ भी नहीं होना चाहिए यार। काफी stiff, हाँ। थोड़ा बहुत 10% कम होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। हाँ अब ठीक है, बॉडी रोल कंट्रोल कर रहे हो आप, लेकिन राइट उसका क्वालिटी मतलब हाँ। अच्छा एक रिपोर्ट के बाद एक बात बताओ, इको स्पोर्ट वाले आपके दोस्त हैं, उन्होंने चलाई होगी गाड़ी? ये ना हाँ चलाई। बिल्कुल। क्या बोले? अच्छी लगी उनको सर। उन इको स्पोर्ट्स का क्या ना कि सर वो इको स्पोर्ट्स का ना कुछ ऐसा है हिसाब किताब कि एप्पल वाला हिसाब किताब है, उनको फिर ना एंड्रॉइड पसंद नहीं आता। समझ गया मैं, आपकी सारी चीजें समझ गया। हाँ तो वो वाला हिसाब किताब था सर उनके साथ। मैंने ये सवाल भी इसीलिए पूछा था आपसे कि मैंने कहा कि यार वो अलग कल्ट फैन बेस है। हाँ। अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल दो ना तो मतलब बहुत खून खराबा सा हो जाता है। तो इको स्पोर्ट्स ही बेस्ट है। बढ़िया लगी आपकी गाड़ी। मुझे लगता है कि 15 लाख थोड़े से ज़्यादा है। मेरे को भी लगता है सर, ये एक 1.25 लाख ज़्यादा है। हाँ
तो सिंपल सी बात ये है, बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए निकल करके आ जाते हैं, और आपकी अगर हाइट बड़ी है तो इस ऑप्शन के ऊपर तो काटा ही मार दीजिए, इसके ऊपर भी, वेन्यू के ऊपर भी, ये आपके लिए नहीं है। वैसे काफ़ी अच्छी चलती है, बंदी चलती है, कहीं तो प्राइस जो है वो जस्टिफाई करेंगे ना ये लोग, तो ये चीज़ है। मेरे ख्याल से 14 would have been the best price। ऑन रोड की बात कर रहे हैं। जी ऑन रोड बात कर रहा हूँ। बाकी यार मज़ा आया आपसे बात करके, बड़ा Thank you, बढ़िया sir। तरीके से Same आपने here। सारी चीज़ें बताई लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि आपको इस गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसकी बजाय कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है, अगर ऑटोमेटिक की बात नहीं है और अगर मैनुअल लेनी है तो मैं इसकी बजाय जो है वो 100% एक्सयूवी के ऊपर जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, और हो सकता है कि मेरा विचार थोड़ा सा इको स्पोर्ट की तरफ भी बदल जाए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा सारी चीज़ें, और वेल थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। और एक और चीज़, अगर आप भी अपनी गाड़ी के बारे में हमें बताना चाहते हैं, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं चीज़ें, तो जो दी गई ईमेल आईडी है वहाँ पर हमसे संपर्क कीजिए। अगर उधर की तरफ आना हुआ तो हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है गाड़ी के बारे में, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट manandmotor.com के ऊपर पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। ओके, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। नमस्ते। थैंक Thank you। यू।